हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 7 एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4 अप्रैल 2024 का यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन कॉर्पोरेट सब्जेक्ट इज़ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्वेश्चन नंबर 2B। कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है। ऑलरेडी 6 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे एक और कंसोलिडेशन का क्वेश्चन वो भी कंप्लीट हो गया। कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकलता है, गुडविल वैल्यूएशन कैसे होता है, सबके वीडियो ऑल 6 वीडियोस आर अपलोडेड, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप इसको रेफ़र कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंसोलिडेशन का क्वेश्चन नंबर 2B, द सेकेंड क्वेश्चन, प्रीतम एंड अमोलिका लिमिटेड। इसको भी कैसे लॉजिकली सॉल्व करना है, क्योंकि कंसोलिडेशन में बहुत प्रॉब्लम आता है, बच्चों को समझ में नहीं आता कि स्टार्ट कैसे करना है। तो मैंने स्टार्टिंग के बहुत सारे वीडियो कंसोलिडेशन के बनाए, अगर आप उसको रेफ़र करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका एक स्टेप होते हैं और स्टेप भी लॉजिकल होते हैं। वो लॉजिकली स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आपका पूरा कंसोलिडेशन का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले वी विल सी द क्वेश्चन दिया है, प्रीतम लिमिटेड एक्वायर्ड 3000 शेयर्स इन अमोलिका लिमिटेड। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? कंसोलिडेशन मतलब दो कंपनी को मर्ज किया जाता है। मर्ज कब होता है? एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीदती है, तो इसने 3000 शेयर्स खरीद लिया। अब अमोलिका और प्रीतम लिमिटेड कंसोलिडेशन करेंगे, आपस में कंबाइंड होंगे। 1 अप्रैल को किया, तो देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 1 अप्रैल को किया है, इसका मतलब जितना भी प्रॉफिट वो कमाएगा वो पूरा का पूरा प्रीतम का ही होगा, क्योंकि उसने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही पूरा उसको एक्वायर कर लिया। बैलेंस शीट दिया है दो कंपनी का, देखो ये दिया है, इनका टोटल 28,60,000, 10,10,000, 28,60,000, 10,10,000। इसके एडजस्टमेंट दिए हैं। पहला, ऑन 1 अप्रैल अमोलिका लिमिटेड हैड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000 इन जनरल रिजर्व, 10,000 इन सरप्लस। फिर दूसरा दिया है, डायरेक्टर हैव डिसाइडेड बिल्डिंग और मशीनरी को वैल्यू करना है। तीसरा दिया है बिल रिसीवेबल के बारे में। चौथा दिया है क्रेडिटर्स के बारे में। आपको लास्ट में बोला है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओ। अब सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, अगर आप एनईपी के को पैटर्न में दोगे तो 12 मार्क के लिए आएगा, और अगर आप उस पैटर्न में दोगे ओल्ड, अगर आपके ऊपर केटी लगा है तो 15 मार्क के लिए आ सकता है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो एडजस्टमेंट है उसको टिक मार्क करो। तो एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट जनरल रिजर्व पे दिया है, दूसरा एडजस्टमेंट सरप्लस पे दिया है, तो इसके ऊपर देखो टिक मार्क हो गया। तीसरा, डायरेक्टर हैव डिसाइडेड बिल्डिंग एंड मशीनरी, तो बिल्डिंग मशीनरी पे टिक करो। फिर नेक्स्ट दिया है बिल्स रिसीवेबल एंड क्रेडिटर, तो बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे दिया है और क्रेडिटर यहाँ पे दिया है। लेकिन याद रखना, देखो बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन बाय प्रीतम एक्सेप्टेड बाय अमोलिका, तो बिल रिसीवेबल प्रीतम का होगा और उसको एक्सेप्ट किसने किया? अमोलिका। तो बिल रिसीवेबल बाय प्रीतम, प्रीतम को बिल रिसीवेबल है किससे? अमोलिका, तो अमोलिका के लिए बिल्स पेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब बिल्स पेबल पे भी आएगा। सेम वे में क्रेडिटर ऑफ प्रीतम इंक्लूड द अमाउंट ड्यू टू अमोलिका, तो क्रेडिटर के अंदर अमोलिका का अमाउंट है, तो ये क्रेडिटर प्रीतम का है, तो अमोलिका का वो डेटर बन जाएगा। तो जब कभी भी ऐसा दिया होगा ना, बिल रिसीवेबल ड्रॉन बाय प्रीतम और उसको एक्सेप्ट किया दूसरी पार्टी ने, क्रेडिटर का अमाउंट अमोलिका में इंक्लूडेड है, तो समझ जाना बिल रिसीवेबल है तो बिल्स पेबल भी आएगा, क्रेडिटर है तो डेटर भी आएगा। तो कितने हो गए? 7 हो गए, 8 हो गए, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एडजस्टमेंट है। और इसको क्या करने का, इसको अब सॉल्व करेंगे। देखो पहला तो टिक मार्क करने का, क्वेश्चन रीड करने का, सेकंड टिक मार्क कर लेने का। अब देखो इसका सोल्यूशन कैसे जाएगा। तो सोल्यूशन बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो बैलेंस शीट है इसी को कॉपी कर लेना है। तो देखो यहाँ पे बैलेंस शीट कॉपी हो गई, ठीक है, हो गई। यही वाली बैलेंस शीट है, देखो 28,60,000 दिख रही है, 10,10,000 यही है। अब किस किस के ऊपर एडजस्टमेंट था? ये दो पे था, ये दो पे था, फिर इस दो पे था, इस पे था, इस पे था। तो अब उसको हाईलाइट कर लो। तो इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ येलो से, इनको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ येलो से, इनको हाईलाइट कर लेता हूँ येलो से। ये एक्सेल है, इसकी वजह से आप लोग टिक मार्क करो। और इसको हाईलाइट कर देता हूँ येलो, मतलब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। तो यही एडजस्टमेंट है। और
ये तो जो एडजस्टमेंट लिखा है उसके हिसाब से। अब कुछ एडजस्टमेंट बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। कौन सा? ये कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन में एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद रही है, तो खरीद रही है मतलब उसके लिए इन्वेस्टमेंट है। तो देखो प्रीतम ने इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ अमोलिका दिया है, तो ये 3,10,000 तो प्रीतम के अकाउंट में ही दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि प्रीतम खरीद रहा है ना, प्रीतम खरीद रहा है, एक्वायर कर रहा है अमोलिका में, तो प्रीतम के इन्वेस्टमेंट में दिखेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट पे भी एडजस्टमेंट आएगा। और जैसे ही इन्वेस्टमेंट में एडजस्टमेंट आएगा, ये इक्विटी शेयर्स एक्वायर कर रही है तो इक्विटी शेयर्स ये वाला है, तो इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको टच नहीं करने का, उसको टच नहीं करने का, पहले फाइंड आउट करने का किसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। तो 3 चीज़ें मिली, 1 2 और ये 3, इसको मैं ग्रीन से हाईलाइट करता हूँ। ये इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, तो पहले ये 3 मार्क खरीद लो। तो 3 मार्क कैसे लेंगे? सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन रीड किया, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है टिक मार्क कर लिया। दूसरा, इक्विटी शेयर्स और इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर भी टिक मार्क आएगा क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसके अमाउंट में चेंजेस होगा। इसके अलावा कुछ नहीं है, तो जो बचा है वो ले लेने का, ये वाला है। तो ये 3 के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको अभी ऐसे ही रखना है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आपको बनाना क्या था, बैलेंस शीट था। बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने पहले भी बताया था आपको, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। यहाँ पे आप लिखेंगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में आपको 3 कॉलम बनाने, एक नोट्स बनाना है, एक पर्टिकुलर अमाउंट बनाना है। और बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है, अगर आपको याद होगा तो मैंने एक्सप्लेन किया था। इक्विटी एंड लायबिलिटी हो जाता है। आप इक्विटी एंड लायबिलिटी मेन है, एक इक्विटी लायबिलिटी, दूसरा एसेट है। देखो यहाँ पे रिवाइज भी कर देता हूँ, बैलेंस शीट 2 पार्ट में डिवाइड होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, एसेट। इक्विटी एंड लायबिलिटी में यहाँ पे 3 पार्ट होता है, एक शेयर होल्डर फंड, दूसरा नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। बस एक चीज़ याद रखना, शेयर होल्डर फंड में एक नया चीज़ आता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसको हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। एसेट में 2 ही आता है, एक आता है नॉन करंट एसेट, दूसरा आता है करंट एसेट। बस ये ढांचा बन गया। अब इसके अंदर शेयर होल्डर फंड है, नाम में लिखा है शेयर होल्डर फंड, तो शेयर कैपिटल और रिजर्व लिख लो। फंड मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटी में ज़्यादातर आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग आता है, मैंने ये शॉर्ट किया है, और भी बहुत सारे इसमें है, लेकिन इतने में अपना काम हो जाएगा। यहाँ पे आएगा आपका डिबेंचर्स, ठीक है। फिर यहाँ पे करंट लायबिलिटी है तो ट्रेड पेबल आता है, प्रोविज़न फॉर टैक्स आता है, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये सब आता है, लेकिन यहाँ पे यूज़ नहीं होने वाला है तो इसको छोड़ दिया है। यहाँ पे नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, टेंजिबल इंटेंजिबल, ये सब दिया है। करंट एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर्स, ये सब आता। लिख देने का, फॉर्मेट बना लेने का। तो फॉर्मेट आपका जब आंसर रहेगा ना, ये तो आपने क्वेश्चन में किया, हाईलाइट जो किया, टिक मार्क किया, क्वेश्चन में किया, ये आपका आंसर है 12 मार्क के लिए। अब इसको फिल करना है और टैली करना है। अब टैली कैसे करना है, आपके ऊपर जो एडजस्टमेंट था उसके ऊपर टिक मार्क किया। अब जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है वो लेने का। तो किसके ऊपर नहीं है, एक तो डिबेंचर के ऊपर नहीं है, दूसरा इन्वेंट्री के ऊपर नहीं है, बराबर है। तो आप कोई भी चीज़ से पहले स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे डिबेंचर से। तो पहला क्या दिया, डिबेंचर, तो हम लोग यहाँ पे नोट बना लेंगे। सबसे पहला नोट कुछ इस तरीके से बनेगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, हाँ ठीक है, इसको रेड से हाईलाइट कर देते हैं, प्रीतम एंड ये। अब इसके अंदर आपको लिखना है डिबेंचर, क्या लिखना है, डिबेंचर। तो डिबेंचर आ जाएगा। तो प्रीतम और अमोलिका का कितना है, तो प्रीतम और अमोलिका का है 1.5 लाख और 2,60,000। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1.5 लाख और 2,60,000। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आपको विजिबल होगा। इसको अब आप कर देंगे टोटल, ये हो जाएगा 4,10,000, इन दोनों का टोटल ये। अब इधर से उठाने का ये नोट नंबर 1 है, ये क्या लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाने का, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपका ये रहा, यहाँ पे नोट नंबर लिखने का 1 और इसी के सामने इनर कॉलम में लिख देने का अमाउंट 4,10,000। आ रही है बात समझ में। अब ये हो गया आपका पहला। फिर अब जाते ऊपर, ऊपर ये वाला पार्ट हो गया। अब मैं इसको धीरे धीरे हटा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला एडजस्टमेंट हो गया है। अब दूसरा कौन सा है, इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री तो नीचे लिख देने का, उसी के नीचे जाने का नोट नंबर 2 इन्वेंट्री, बराबर है। अब इन्वेंट्री दोनों का कितना है, इधर दिया है, एक का 2.5 लाख है, एक का 1 लाख है,
ये है ना प्रीतम और अमोलिका, तो 2.5 लाख और 1 लाख, तो 2.5 लाख और 1 लाख लिख देने का, तो इधर पे लिख देने का। अब इन दोनों को टोटल कर लेने का, तो टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3,50,000। अब इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्रीज इधर आता है, देखो ये बैलेंस शीट बनाया था ना आपने, तो ये बैलेंस शीट में इन्वेंट्री है, तो ये आपका नोट नंबर 2 हो जाएगा और इसी के सामने अमाउंट लिख देंगे 3,50,000। देखो 3 मार्क मिल गया ना, आ रही बात समझ में, इसलिए पहले ऐसे करने का। फिर क्या बोला है, बैंक बैलेंस बोला है, बैंक बैलेंस बोला है तो ये थर्ड वाला बन जाएगा। तो थर्ड वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा वो बनेगा आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसको भी राइट से कर देता हूँ। अब इसके अंदर प्रीतम और अमोलिका का कितना अमाउंट है देख लेते हैं, तो 1,80,000 और 90 चेक कर लो। देखो 1,80,000 और 90, तो ये भी एडजस्टमेंट हो गया, ये भी एडजस्टमेंट हो गया। इसको हम लोग कर लेंगे, सॉरी हाईलाइट कर लेंगे ये, ठीक है। तो 1,80,000 और 90 टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका 2,70,000। अब 2,70,000 यहाँ पे जाके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नंबर 3 2,70,000। देखो 3 मार्क मिल गया आपको, आ रही बात समझ में, एकदम सिंपल है। अब जो स्टार्ट होगा दैट इज़ द मेन पार्ट। अब मेन पार्ट स्टार्ट करने के लिए मैंने उसको रेस्ट करके बोला है, ठीक है, रेस्ट करके। लेकिन क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग ने रेस्ट करके स्टार्ट कर दिया था, इट्स ओके। लेकिन यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट है, जैसे कि जो रेस्ट एडजस्टमेंट होते हैं ना, वो एडजस्टमेंट किसके ऊपर होते हैं, इक्विटी शेयर ये 3 के ऊपर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इसको रेस्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे एडजस्टमेंट है, तो कौन कौन से हैं, एक देखो ये जनरल रिजर्व, ये वाले पार्ट को एकदम एंड में करने का। कंसोलिडेशन में ये वाला पार्ट जो होता है वो सबसे एंड में जाता है, इक्विटी शेयर रिजर्व्स एंड इन्वेस्टमेंट, तो उसको छोड़ो। तो ये वाला तो उसी से रिलेटेड है। ये 3 जो एडजस्टमेंट है ये अदर आइटम है, जैसे फिक्स्ड एसेट्स के बारे में, बिल रिसीवेबल के बारे में और ट्रेड पेबल के बारे में। तो क्या करने का, एक एक करके उठाने का। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने लिखा ट्रेड रिसीवेबल, ये देखो आ रही बात समझ में। अब प्रीतम अमोलिका में बार बार नहीं लिखूंगा, ये लिख दिया। और उसी के नीचे हम लोग ने क्या किया पता है, ट्रेड पेएबल कर लिया, ठीक है, ये वाला। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना क्रेडिटर है तो डेटर भी आएगा, बिल रिसीवेबल है तो बिल्स पेएबल भी आएगा, इसलिए ये दोनों लिख दिया। अब क्या करने का, ट्रेड डेटर दोनों के अंदर कितना है वो देख लो। तो ट्रेड डेटर ऊपर जाएंगे, ये आपका क्वेश्चन है 1,20,000 और 90, तो नीचे जाने का 1,20,000 और 90 लिख देने का। समझ में आया। अब ट्रेड डेटर के साथ बिल रिसीवेबल भी आता है, तो बिल रिसीवेबल भी लिख देने का। तो बिल रिसीवेबल दोनों का लिख दो, अमाउंट आएगा 50 और 60, तो ऊपर चेक कर लेने का। ये देखो बिल रिसीवेबल 50 और 60, आ रही बात समझ में। तो ये दोनों भी हम लोग ने यूज़ कर लिया है, इसको हम लोग हाईलाइट से हटा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से ट्रेड क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों का अमाउंट है 80, 50, 1,70,000, तो यहाँ पे जाने का, नीचे लिखने का, बिल्स पेबल लिख दिया, क्रेडिटर पहला जो भी आप लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरा आपको लिखना पड़ेगा ट्रेड क्रेडिटर 80, 50, 1,70,000। देख लो 80, 50, 1,70,000, 80,000, 50,000, 1,70,000, ठीक है। तो ये लिख दिया। अब इसके एडजस्टमेंट देखो, अब देखो बड़े ध्यान से देखना, एकदम सिंपल है, सिर्फ आप एक बार देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला, जस्ट अ मिनट, हाँ पहला एडजस्टमेंट पढ़ते। ये वाला तो आपका जो ये रिजर्व वाला है, ये तो आपको मैंने अभी बताया कि ये रिजर्व इसके साथ जाएगा, तो इसको छोड़ो। ये वाला ये मशीनरी का है तो ये भी छोड़ दो। ये वाला बिल रिसीवेबल ड्रॉन बाय प्रीतम 20,000 एक्सेप्टेड बाय अमोलिका, मतलब प्रीतम ने बिल रिसीवेबल में 20,000 दिया, 20,000 दिखाया कि भाई मुझे 20,000 लेना है। किससे लेना है, अमोलिका से लेना है। अब देखो ना कॉन्सेप्ट क्या है, प्रीतम ने एक्वायर किया किसको, अमोलिका को। अब प्रीतम क्या बोलता है, मुझे अमोलिका से वैसे भी 20,000 लेने थे, लेकिन अब तो उसके साथ इसकी शादी हो गई ना, वो तो उसके साथ चली गई, प्रीतम के साथ अमोलिका चली गई। अब उसको वो 20,000 नहीं देने की ज़रूरत है ना। तो ये जो 20,000 है बिल रिसीवेबल में और अमोलिका के बिल्स पेबल में, क्योंकि कैसा है, प्रीतम बोल रहा है मुझे चाहिए 20,000,
मतलब एक्विजिशन से पहले बोलती है कि मुझे 20,000 देना है, प्रीतम बोलता है मुझे लेना है, अमौलिका बोलती है मुझे देनी है 20,000 रुपये, बराबर है। लेकिन अब दोनों का कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन मतलब एक तरीके की शादी हो रही है। अब ना ये 20,000 उससे लेगा, ना ये 20,000 उसको देगी, तो क्या करने का। लेकिन ये 20,000 तो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल दोनों में है ना, तो बिल्स पेबल में से भी 20,000 माइनस करने का और बिल रिसीवेबल में से भी 20,000 माइनस करने का। लेकिन कौन से बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल, तो ये बिल्स रिसीवेबल किधर है, प्रीतम में, तो प्रीतम के बिल्स रिसीवेबल में से 20,000 माइनस करो और अमौलिका के बिल्स पेबल में से 20,000 माइनस करो। आ रही बात समझ में, यस और नो। तो देखो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो बिल रिसीवेबल प्रीतम में से माइनस हो गया, बिल्स रिसीवेबल म्यूचुअल ड्यू, इसको म्यूचुअल ड्यू बोलते हैं अमौलिका, और सेम वो बिल्स पेबल में से माइनस करेगी 50,000 में से, ये देखो 20,000, तो ये देखो 1 और ये 2, समझ में आया, ये क्लियर है। तो ये दो इफेक्ट होना चाहिए जब अमाउंट का लेन देन हो। तो सेम वे में दूसरा देखो, ये वाला एडजस्टमेंट हो गया, क्रेडिटर ऑफ प्रीतम इंक्लूड ड्यू टू अमौलिका। तो क्या बोलता है प्रीतम कि भाई मेरे पास क्रेडिटर, प्रीतम बोलता है मुझे देना है 30,000, किसको, अमौलिका को। अमौलिका एक्विजिशन से पहले बोलती 30,000 मुझे लेना है प्रीतम से। तो अब दोनों की शादी हो गई, कंसोलिडेशन हो गया। अब ये 30,000 ना अमौलिका को देगा ना अमौलिका 30,000 प्रीतम से लेगा। लेकिन ये 30,000 इधर तो इंक्लूडेड है ना, पूरे बैलेंस शीट में तो इंक्लूडेड है, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाने का, तो वहाँ से कहाँ पे है, क्रेडिटर ऑफ प्रीतम, तो प्रीतम के क्रेडिटर में जाने का, क्रेडिटर के प्रीतम में जाने का। तो क्रेडिटर का प्रीतम का क्रेडिटर कितना है, 1 लाख में से 30,000 माइनस करो, और अमौलिका के डेटर में जाने का 90, तो 90 में से 30 माइनस होगा। आ रही बात समझ में, इसको म्यूचुअल एग्रीमेंट म्यूचुअल ड्यूज बोलते हैं। तो यहाँ पे भी देखो, ट्रेड डेटर अमौलिका में से माइनस होगा और ट्रेड क्रेडिटर प्रीतम में से माइनस होगा, तो ये 30 और ये 30। आ रही है बात समझ में, दो इफेक्ट होना ही चाहिए। तो ये दोनों एडजस्टमेंट हो गए दोनों एडजस्टमेंट। अब दोनों एडजस्टमेंट हो गए, ये बाकी ये बाद में देखते हैं, पहले इनको, अब इनको टोटल कर लेने का। अब टोटल करेंगे आप, तो इसका टोटल आएगा 1,20,000 प्लस 50 माइनस 20, तो 1.5 लाख हो जाएगा, और फिर 90 माइनस 30 प्लस 60, तो 1,20,000 हो जाएगा। सेम वे में यहाँ पे भी कर लेंगे, तो 1.5 लाख 1,50,000। तो अब इनका टोटल कर लेने का, तो इनका टोटल आएगा 2,70,000, इनका टोटल आएगा 2,50,000। अब ये दोनों है, ट्रेड रिसीवेबल भी है, ट्रेड पेबल भी है। तो ट्रेड रिसीवेबल ऊपर दिया था, ये देखो यहाँ पे नोट डाल देंगे 2,70,000 ये वाला। सेम वे में ट्रेड पेबल है, नोट नंबर 5 2.5 लाख, तो ऊपर जाने का ट्रेड पेबल 2.5 लाख हो गया। ये देखो आपको 3, 2, 5 से 7 मार्क मिल गए यहाँ पे। क्लियर है, समझ में आया ये एडजस्टमेंट। ये देखो ये पूरा एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो ये हो गया, तो ये एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है। ये तो सबसे पहले फिर से बता देता हूँ, बैलेंस शीट देखने का, एडजस्टमेंट को टिक मार्क करने का, एडजस्टमेंट टिक मार्क करने के बाद जो भी एडजस्टमेंट जिसके ऊपर नहीं है उसको सॉर्ट आउट करने का, फिर जो छोटा छोटा एडजस्टमेंट है उसको उड़ाओ। अब ये वाला उठाने का। बोले सर ये क्यों नहीं लिया, पहला ये दिया है, ये सब में कॉम्प्लिकेशन है, इसको रेस्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं, रेस्ट एकदम एंड में देखने का, ठीक है। तो ये डायरेक्टर हैव डिसाइडेड टू रीवैल्यूएट बिल्डिंग, क्योंकि अब हम लोग को बिल्डिंग का भी करना पड़ेगा। तो बिल्डिंग किस में आता है, यहाँ पे दिया है, तो ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट नोट नंबर 6, जिसका हम लोग का नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में दोनों का पहले लिख लो बिल्डिंग, और पहला क्या है, बिल्डिंग है, ये देखो बिल्डिंग लिख लिया। फिर दूसरा क्या है, मशीनरी है, मशीनरी लिख दिया, ठीक है। तो बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग कितना दिया था, 16 लाख 3 लाख 3.5 लाख 3,70,000। देखो 16 लाख 3 लाख। अब बोलेंगे सर ये तो चेंज हो गया है ना। अब चेंज क्यों हुआ, यहाँ पे 16 लाख समझ में आया, यहाँ पे 3 लाख है तो यहाँ 3.5 क्यों लिखा। तो एडजस्टमेंट में देखो,
डायरेक्टर हैव डिसाइडेड टू रीवैल्यू बिल्डिंग ऑफ मशीनरी ऑफ अमोलिका, तो अमोलिका का अमाउंट चेंज हुआ। अमोलिका का अमाउंट था 3 लाख और 3,70,000, लेकिन यहाँ पे बोला 3 लाख की जगह 3.5 लाख लेना है और 3,70,000 की जगह कितना लेना है, 3 लाख लेना है। तो इसलिए यहाँ पे 3 लाख और 3 लाख कर दिया, 3.5 लाख और 3 लाख कर दिया। आ रही बात समझ में? प्रीतम में तो देखो ना 16 है और 3.5 लाख है, तो ये कर दिया। बस अब इसको टोटल कर लेने का। अब टोटल करेंगे तो इसका आएगा 19.5 लाख और इसका 6.5 लाख। अब इसको टोटल कर लो, पूरा आएगा 26 लाख। 26 लाख उठाने का, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टेंजिबल में डाल देने का, यहाँ पे ऊपर डाल दिया है, इट्स ओके, वो चल जाएगा। सो नीचे भी कर सकते हो आप। ऊपर ही रहने दो, क्योंकि ये एक्सेल में किया है ना तो ये गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा। समझ में आया? यस और नो? ओके। अब इसका सेकेंड इफेक्ट भी पास करने का है। अब बोलेंगे सर ये ही नहीं समझ में आता ना। अभी देखो ये एडजस्टमेंट में सेकेंड इफेक्ट पास किया था कि नहीं, 30 का 30 इधर, 20 का 20 इधर। अब इसका जो चेंजेस हुआ ये कहीं ना कहीं तो डालना पड़ेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं हम लोग? रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन जब होता है एसेट का, उसमें जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट तो अभी आना बाकी है, तो वो हम लोग वहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकाल के रख देंगे। पहले अमोलिका का कितना था, 3 लाख रुपया था बिल्डिंग, अब कितना हो गया 3.5 लाख, मतलब इंक्रीज कितना हुआ 50,000 का। पहले अमोलिका का मशीनरी कितना था, 3,70,000 था, अब कितना हो गया 3 लाख हो गया, तो कितना का 70,000 माइनस में आ गया। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो दोनों का हम लोग का नेट इफेक्ट कितना हो रहा है, 50 और ये 20,000 माइनस में आ रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में से 20,000 माइनस करने का, तो वो कैसे करेंगे वो देखते। तो ये 6 एडजस्टमेंट समझा, 6 एडजस्टमेंट मतलब 6 मार्क्स आपको मिल गए। क्लियर है? यस और नो? ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब करेंगे रेस्ट एडजस्टमेंट। रेस्ट एडजस्टमेंट में ये सब कवर हो गए, तो ये सब कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन, पहले क्वेश्चन को पढ़ने का, जो भी एडजस्टमेंट दिया उसको टिक मार्क करने का, टिक मार्क वाले को छोड़ देने का, बाकी जो बचेगा उसको पहले करने का, जिससे 5-6 मार्क्स आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये अब करते ये, उसमें जनरल रिजर्व ये वाला फ्रैक्शन होता है, जनरल रिजर्व और शेयर कैपिटल और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इसको कैसे करने का, तो इसको हम लोग नोट देते हैं, नोट नंबर 7, जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट एडजस्टमेंट। और ये रेस्ट एडजस्टमेंट आपको करना है OPPMG, ओ माई गॉड करके था ना, तो ओ अपोजिट MG मतलब OPPMG याद रखने का। OPPMG का मतलब क्या होता है, सबसे पहला आपको ओनरशिप निकालना है। क्या निकालना है? O स्टैंड्स फॉर ओनरशिप। क्या निकालना है? ओनरशिप निकालना है। ये देखो यहाँ पे ओनरशिप। अब ओनरशिप कैसे निकलेगा, तो किसका ओनरशिप निकाल रहे हैं, तो हम लोग ने, प्रीतम ने अमोलिका को खरीदा, तो अमोलिका को देखना पड़ेगा कि प्रीतम ही उसका पूरा ओनर है या और कोई भी ओनर है। तो अमोलिका के शेयर्स कितने हैं, 5 लाख है। देखो 5 लाख के शेयर्स है, एक का भाव कितना है 100 रुपया। तो देखो कैसे जाएगा, पहले लिखने का टोटल शेयर्स ऑफ अमोलिका। टोटल शेयर्स ऑफ अमोलिका कितने हैं, 5 लाख डिवाइड बाय 100, तो 5,000 हो गए, बराबर है। देखो 5 लाख डिवाइड बाय 100, क्योंकि एक शेयर का भाव 100 रुपया है। अब इसके अंदर से प्रीतम ने कितना खरीदा, तो प्रीतम ने खरीदा 3,000 शेयर, तो प्रीतम ने खरीदा 3,000 शेयर्स, तो शेयर हेल्ड बाय प्रीतम बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,000। तो बैलेंस कितना बचा, 2,000 बचा। तो वो आउटसाइडर को रहेगा, जिसको हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन। तो रेशियो क्या बन जाएगा आपका, रेशियो बन जाएगा 3,000 और 2,000, जिसको हम लोग बोलेंगे 3:2। ये बन गया, बराबर है। तो O इज़ ओवर, O हो गया। ठीक है, अब O हो गया। अब सेकेंड हम लोग निकालेंगे क्या, P मतलब होता है कि भाई उसका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है। आ रही बात समझ में? तो उसका प्री और पोस्ट प्रॉफिट निकालेंगे। तो अमोलिका का जो भी ये प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व और सरप्लस, इसको हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा 2 साल के 2 पार्ट में। बोलेंगे सर 2 पार्ट में क्यों डिवाइड करने का, तो हो सकता है कभी कभी ये जो प्रीतम जो कंपनी खरीद रही है, अगर वो बीच में कभी खरीदती ईयर के बीच में,
तो उसको बाइफिकेट कर सकते थे, लेकिन इसको बाइफिकेट नहीं कर सकते क्योंकि उसने 1 अप्रैल को खरीदा, ठीक है, 1 अप्रैल को खरीदा और ईयर एंडिंग 31 मार्च को हो रहा है, मतलब पूरा साल ही प्रीतम को बिलोंग करता है। तो सेकेंड जो ऑप्शन है, सेकेंड हम लोग जो लिखते हैं वो होता है प्री और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट एक्विजिशन से पहले अर्न किया और कितना एक्विजिशन के बाद, पहले अर्न किया और कितना एक्विजिशन के बाद। तो प्रीतम ने एक्विजिशन कब किया, अमोलिका का 1 अप्रैल को किया। जैसे उसने 1 अप्रैल को किया, इसका मतलब एज एक्विजिशन ऑन फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, देयरफॉर नो नीड फॉर प्री एंड पोस्ट अनलेस एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो पहले ही उसने ईयर एंड, अपना देखो साल कैसा होता है, अप्रैल टू मार्च होता है, बराबर है। अब कोई बंदा समझो प्रीतम ने ही इस कंपनी को एक्वायर किया ये डेट पे, तो ये पीरियड जो होता है ये प्री होता है और ये पीरियड जो होता है पोस्ट। अब ये प्री पोस्ट का मतलब क्या, प्री का मतलब होता है वो प्रॉफिट जिसमें जो उसको एक्वायर कर रहा है उसका कोई भी लेन देन नहीं है। लेन देन मतलब जब बंदे ने यहाँ पे उसको ख़रीदा तो इससे पहले तो वो नहीं था ना, तो वो प्रॉफिट को हम लोग प्री प्रॉफिट बोलते हैं। और एक्विजिशन करने के बाद वो जो भी कमाएगा उसको हम लोग पोस्ट प्रॉफिट बोलते हैं, क्योंकि उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। आई बात समझ में। तो यहाँ तो उसने क्या किया, अप्रैल में उसको खरीद लिया, तो मतलब पूरा का पूरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, पोस्ट ही हो जाएगा। तो बाइफिकेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो बाइफिकेट नहीं करेंगे इसमें क्योंकि उसने 1 अप्रैल को उसको एक्वायर किया। तो इसमें इतना इन्फॉर्मेशन लिख के आपको सिर्फ छोड़ देना है। आ रही बात समझ में, यस और नो। अब हम लोग करेंगे प्री पोस्ट का, ये आपका हो गया प्रॉफिट का डबल पी, फर्स्ट पी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे सेकेंड वन, जिसको हम लोग बोलेंगे टेक ऑल द प्रॉफिट ऑफ अमोलिका, क्योंकि ये एक्विजिशन का ये भी, इसमें भी एक रेशियो निकलता है, लेकिन रेशियो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि 1 अप्रैल को किया। इसके बाद इसका प्रॉफिट लेने का, किसका, अमोलिका का। तो अमोलिका का पहला प्रॉफिट है जनरल रिजर्व, यहाँ से देख लो। दूसरा प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ से ले लो, ये रहा। अब जनरल रिजर्व, अब इधर पे हम लोग लिखेंगे 2 कॉलम, दैट इज प्री और पोस्ट। तो प्री पोस्ट में तो जाएगा नहीं क्योंकि उसने सब एक्वायर किया, तो 3,70,000 भी पोस्ट में जाएगा, 80,000 भी पोस्ट में जाएगा और 50,000 भी पोस्ट में जाएगा। मैं यहाँ पे क्या दिया, अनलेस कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। तो उसने एक्वायर कब किया, 1 अप्रैल को किया। अब 1 अप्रैल को एक्वायर किया, इसका मतलब पूरा का पूरा प्रॉफिट जो भी रहेगा एंड में जो दिया रहेगा वो पोस्ट का ही रहेगा। लेकिन एडजस्टमेंट क्या बोलता है, ऑन 1 अप्रैल अमोलिका हैड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000 इन जनरल रिजर्व। मतलब जिस दिन एक्वायर किया उस दिन ऑलरेडी जनरल रिजर्व में 40,000 थे और सरप्लस में 10,000 थे। इसका मतलब जिस दिन एक्वायर किया उस दिन 40,000 थे, इसका मतलब वो उसके कम एक्विजिशन से पहले का है और 10,000 सरप्लस में थे, मतलब खरीदने से पहले ही उसके अकाउंट में उतना था। तो कहना इसे इस 80,000 के अंदर ये 40,000 प्री है और बाकी 40,000 पोस्ट है। सेम वे में ये 50,000 के अंदर 10,000 प्री है और 40,000 पोस्ट है। तो ये 80,000 जो है कैसे बाइफिकेट होगा, यहाँ 40-40 करके बाइफिकेट हो जाएगा। और यहाँ पे कैसे बाइफिकेट होगा, यहाँ पे 10 और 40 होगा, क्योंकि टोटल कितना है, 80 है। ये देखो ना 80,000 है, तो 80,000 उसने एक्वायर किया था 1 अप्रैल को 80,000, तो पूरा 80 हम लोग पोस्ट में लेते। लेकिन एडजस्टमेंट क्या बोलता है कि जिस दिन वो एक्वायर किया ना उस दिन ऑलरेडी 40,000 जनरल रिजर्व में था, मतलब उसके आने से पहले ही था। आने से पहले अगर प्रॉफिट है तो प्री होगा। तो 80,000 में से 40,000 तो प्री, तो बैलेंस कितना बचा, 40। सेम वे में सरप्लस में 10,000 था तो वो तो प्री में ही जाएगा। बाकी जो बैलेंस बचा 50 में से 10 गया, कितना बचा, 40, वो पोस्ट में जाएगा। आ रही बात समझ में। तो यही, तो ये वाला जो पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये हम लोग ने यहाँ पे कर दिया। अब क्या करने का, ये जो प्रॉफिट लिखा है, अब ये प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट है तो करो। तो प्रॉफिट में एडजस्टमेंट क्या है, हम लोग ने ऊपर किया था, देखो ये वाला, ये रीवैल्यूएशन, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी और बिल्डिंग और मशीनरी को रीवैल्यू किया। अब रीवैल्यू किया तो उसके अंदर जो भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू जाता है, जिसको रीवैल्यूएशन रिजर्व बोलते हैं। तो एक जगह 50 का प्रॉफिट हुआ, एक जगह माइनस में 70, तो कुछ नहीं करने का, एक इफेक्ट तो हम लोग ने यहाँ पे पास कर दिया ना, 3 को 3.5 दिखा दिया और 3,70,000 को 3, तो एक इफेक्ट तो हो गया। दूसरा इफेक्ट यही चीज़ को लेने का, सेम 50 और 70 को, और प्रॉफिट में जाने का और लिख देने का ये प्रॉफिट ऑन बिल्डिंग 50, लॉस ऑन मशीनरी 70। अब बोलेंगे सर कन्फ्यूजन है,
प्री में क्यों नहीं लिखा? अब देखो, एक्विजिशन उसने ये अप्रैल को किया, बाद में डायरेक्टर ने डिसाइड किया रीवैल्यू करने का, इसका मतलब 1 अप्रैल के बाद ही किया होगा, तो 1 अप्रैल के बाद किया तो पोस्ट में ही जाएगा ना, क्योंकि 1 अप्रैल को उसने एक्वायर कर लिया, 1 अप्रैल के बाद 2 अप्रैल से जो भी होगा वो सब उसका पोस्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको यहाँ पे लिखा है। अब इनको टोटल कर लेने का बस एक ही एडजस्टमेंट था, टोटल कर लिया, इसका टोटल 50, इसका टोटल 60। अब ये प्रॉफिट में ये प्रॉफिट 50 और 60 हज़ार का जो प्रॉफिट है, इन सबको एडलेस करेंगे तो ये पूरा का पूरा प्रीतम का नहीं है। हम लोग ने ऊपर देखा, प्रीतम सिर्फ और सिर्फ 3000 शेयर्स लेके बैठा है और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 2000 शेयर्स, मतलब 3:2 के रेशियो में जाएगा। तो नीचे कैसे बाइफिकेट होगा, यहाँ पे देखो 7th पॉइंट, शेयर ऑफ प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट बिटवीन होल्डिंग एंड माइनॉरिटी। जो शेयर ज़्यादा होल्ड करता है ये वाला, इसको हम लोग होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल्डिंग कंपनी। और ये जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है उसको तो माइनॉरिटी बोलते हैं। तो ये प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, 50 और 60 को हम लोग होल्डिंग और सब माइनॉरिटी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कैसे करना है? बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्या करने का, जो अमाउंट आया है, तो पहला अमाउंट जो आया है उसको रेशियो में डिवाइड करो 3:2। तो 50,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो 30,000 और 20,000 आएगा। सेम है, मैं 60,000 को 3 और 5 में करेंगे तो 36,000 और 24,000, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब इसको टोटल कर लेने का, ये टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि होल्डिंग कंपनी का जो प्री होता है, होल्डिंग कंपनी का जो प्री होता है वो उसके इन्वेस्टमेंट में ऐड होता है, और पोस्ट जो होता है वो उसके प्रॉफिट में ऐड होता है। लॉजिक बताऊंगा, लेकिन इतना आपको समझ में आया, ठीक है। तो पहला हम लोग ने रेस्ट एडजस्टमेंट में क्या किया, उसका ओनरशिप निकाला O, फिर उसका प्री पोस्ट का कैलकुलेशन किया P, फिर उसके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया अगेन P। तो ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट बाइफिकेशन। देखो आगे आ रही बात समझ में, ठीक है। ये प्रॉफिट का यहाँ पे हम लोग ने, ये देखो डबल P मैंने लिखा है, ये देखो, तो ये O डबल P, तो डबल P हो गया। अब नेक्स्ट क्या दिया है, M दिया है। M बोलेंगे तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट यहाँ पे लिख देने का, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब जितना भी उसका वैल्यू है वो लेने का। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का पहला शेयर कितना है, 2000, और एक शेयर का भाव है 100 रुपया। तो 2000 इंटू 100 कितना होता है, 2 लाख होता है। प्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट का प्रॉफिट में शेयरिंग कितना है, 20 और 24 है, तो ये दोनों लिख देने का, ठीक है। ये इधर पे आया 20 और ये आया उसका 30, तो टोटल मिला के उसका कितना हो गया, 2,44,000 हो गया। ये 2,44,000 उठा के हम लोग कहाँ लिखेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट करके देखो दिया था इधर, अगर याद होगा तो ये देखो, इसके सामने लिख लेंगे 2,44,000। आ रही है बात समझ में, यस और नो? तो ये हो गया। तो अब OPPMG, तो ये OPPM हो गया कि नहीं हो गया। अब G पे आते, G मतलब गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालने का। अब गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैसे निकालने का, तो इसको हम लोग लिखते हैं होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेटेड शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एज सरप्लस। मतलब ये जो प्रीतम ने खरीदा है अमोलिका को, ये ज़्यादा पे खरीदा है या कम पे खरीदा है, वो निकालने का। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले लिखने का कि प्रीतम ने जो खरीद रहा है उसने कितना, मतलब कितने का खरीदा, तो उसने खरीदा होल्डिंग कंपनी ने 3,10,000 में। अब बोलेंगे ये कहाँ से मिला, अब बैलेंस शीट में देख लो, 3,10,000 में खरीदा, एकदम सिंपल है, ये लिख लेने का। अब ये खरीदा, आप लोग क्या करते हो, कोई भी चीज़ खरीदते हो फिर ये देखते हो यार खरीदने पे मुझे क्या मिला, तो उसको क्या मिला, 3,10,000 उसने दिया, उसको मिला, क्या मिला, इधर हम लोग लिखते हैं क्या मिला, तो उसको मिला एक तो शेयर मिला, कितना मिला, 3,000 शेयर मिला, और एक शेयर का भाव कितना है, 100 रुपया, तो 3 लाख रुपये के शेयर मिले, प्लस उसको प्रॉफिट भी तो मिला। अब बोलेंगे सर प्रॉफिट यहाँ पे 2 है, एक प्री और एक पोस्ट है, तो सिर्फ प्री लेने का, सिर्फ प्री लेने का, पोस्ट प्रॉफिट नहीं लेने का, पोस्ट प्रॉफिट नहीं लेने का, पोस्ट प्रॉफिट नहीं लेने का, क्योंकि वो होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि उसका भी तो प्रॉफिट होगा, प्रीतम का प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसमें ऐड करने का। लॉजिक क्या है, प्री प्रॉफिट का मतलब होता है उसके आने से पहले का प्रॉफिट, प्रीतम के आने से पहले का प्रॉफिट। तो प्रीतम के आने से पहले का प्रॉफिट वो उसने कमाया ही नहीं, तो वो अपने प्रॉफिट में नहीं दिखाएगा, इसलिए उसको वो इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट करता है। और पोस्ट प्रॉफिट को क्यों ऐड करता है, वो अपने मतलब इन्वेस्टमेंट में नहीं ऐड करता, क्यों,
आने के बाद कमाए, आने के बाद जो भी कमाते हो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, इसलिए सिर्फ प्री को ऐड करने का, पोस्ट को नहीं लेने का। तो 3,10,000 उसने इन्वेस्टमेंट किया और 3,10,000 पे उसको मिला कितना, 3,30,000 मिला। अब 3,30,000 मिला तो डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कितना आता है, तो डिफरेंस आता है माइनस में 20,000। तो माइनस में अगर आंसर आया तो वो कैपिटल रिजर्व होता है, याद रखना। बोलेंगे सर क्या, कैसे? देखो एकदम सिंपल है, आपने कोई चीज़ खरीदी, कितने में खरीदी, 3,10,000 में, आपने 3,10,000 दे दिया। अब 3,10,000 देने के बाद आप देख रहे हो कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू 3,30,000 की थी। अब मुझे बताओ ना, आपने सामने वाले को 3,10,000 दे दिया, बाद में पता चला अरे ये तो 3,30,000 की थी, तो 20,000 को आपको प्रॉफिट दिखा ना। सामने वाले को 3,30,000 देना चाहिए था, अपन ने 3,10,000 ही दिया, तो 20,000 का अपना प्रॉफिट, तो माइनस में आएगा तो कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट हो रहा है, कैपिटल रिजर्व में डालने का, रिजर्व हो गया वो। लेकिन यही उल्टा होता, ऊपर 3,30,000 था, सामने वाले को 3,30,000 दिया, बाद में पता चला अरे बाप रे ये तो 3,10,000 की चीज़ थी, अपन ने ज़्यादा दे दिया। ज़्यादा कब देते हो आप, ज़्यादा तब देते हो जब कंपनी का किसी भी चीज़ का वैल्यू ज़्यादा होता है, राइट। अब आईफोन ले लो, आईफोन के फीचर और वन प्लस के फीचर, एग्जांपल देता हूँ सेम एग्जांपल के तौर पे, लेकिन वो 50,000 में आ रहा है और आईफोन 1.5 लाख का आ रहा है। आप ज़्यादा दे रहे हो ना, क्यों? क्योंकि मार्केट में उसका गुडविल है, रेपुटेशन, गुडविल मतलब रेपुटेशन। तो ज़्यादा जब आप दोगे तो वो गुडविल बन जाएगा, और कम जब दोगे तो वो रिजर्व बन जाएगा। तो ये रिजर्व आ गया, तो हो गया OPPMG। तो ये OPPMG हम लोग निकाला। ऐसे ही करना है, सिर्फ एडजस्टमेंट आएंगे, वो एडजस्टमेंट हर क्वेश्चन में देखना है। नहीं समझेगा तो आप टेलीग्राम पे भी मुझको कमेंट कर सकते हैं, जैसा भी रहेगा तो आई विल रिप्लाई, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब ये उठा के हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व है तो रिजर्व अभी वापस आने वाला है, तो ये रिजर्व को हम लोग अभी होल्ड पे डालेंगे, क्योंकि लास्ट जो एडजस्टमेंट बच रहा है वो बच रहा है किसका, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का। तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रीतम, क्योंकि हम अभी तक हम लोग ने इसका किया, किसका, अमौली का, अब प्रीतम का करने का। अब प्रीतम का किया तो प्रीतम का पहला क्या है, जनरल रिजर्व है, दूसरा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। देख लो ना, 3,70,000 1,60,000, 3,70,000 1,60,000। फिर पोस्ट प्रॉफिट लेने का जो इधर से मिला, क्योंकि होल्डिंग कंपनी के आने के बाद का प्रॉफिट है तो वो अपने नॉर्मल प्रॉफिट में शो करेगा। तो ये वाला 36,000, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये 36, ये 36, अलग कलर में कर देते तो आपको थोड़ा सा विजिबल रहेगा, ठीक है। ये रहा। अब इसको ऐड लेस कर देने का, ऐड ही होगा, लेस तो नहीं होगा, ये रहा। तो ये 5,66,000 हो जाएगा आपका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस है और उसको ये रिजर्व भी हुआ, तो टोटल मिला के जो रिजर्व एंड सरप्लस होगा वो कितना हो जाएगा, 5,86,000। अब बोलना नहीं ये माइनस, बोलना सर माइनस है तो माइनस करने, अरे नहीं भाई, ये माइनस सिर्फ इसलिए बताया कि हम लोग ने ये फॉर्मेट में लिखा है तो ये रिजर्व ना, ये भी रिजर्व है 5,66,000 और ये भी है, तो 5,86,000। ये 5,86,000 उठाओ, ऊपर जाओ, बैलेंस शीट आपने बनाया है, ये रही आपकी बैलेंस शीट, यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस के सामने लिख दो 5,86,000, ये हो गया आपका। तो इसी सीक्वेंस में जाने का, ख़त्म हो गया एडजस्टमेंट, अब कुछ नहीं है। अब देख लेने का, एक बार गो थ्रू कर लेने का, देखो ये भी यूज़ किया, ये भी यूज़ किया, ये भी यूज़ किया, ये भी यूज़ किया। फिर अब आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे देखो ये वाला यूज़ अभी तक नहीं हुआ, बराबर है। ये वाला हो गया क्योंकि 5 लाख में से 3 लाख इसका था, ये यूज़ किया, और 2 लाख उसका था। ये वाला अभी तक यूज़ नहीं हुआ। बाकी ये भी हो गया, 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 ये भी सब हो गया, यहाँ पे भी नीचे सब हो गया, देख लो चाहे तो, बराबर है। ये नहीं हुआ अभी तक, तो ये नहीं हुआ, इसके ऊपर कोई हुआ ही नहीं, तो 20 लाख उठाने का, ऊपर जाने का, शेयर कैपिटल में लिख देने का 20 लाख, और जैसे ही आपने ये 20 लाख लिखा, आपका ये जो टोटल है ये टोटल मैच कर देगा आपके इस अमाउंट से। देखो 34,90,000 और इन सब का टोटल भी चेक कर लो, 34,90,000। देखो 34,90,000, 34,90,000। तो ये देखो, इसको छोटा कर दूंगा तो पूरे स्क्रीन पे आपको ये दिखेगा। ये रहा आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पूरा का पूरा 15 मार्क के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था अप्रैल 2024 में। आप इसको गो थ्रू करो, डाउट आएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं समझ में आता है, कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।